जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर, एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर की 2019 के वैकेंसी का। आज हम लोग देखेंगे 18/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े। वहाँ 50 शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के पीडीएफ आपको मिलेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। क्या है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति का करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो वो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बहुत ही फेमस नारा दिए थे, करो या मरो। इंग्लिश में कहते हैं डू या डाई, जो कि भारत को अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है। अगर कुछ महत्वपूर्ण आदमियों की बात किया जाए क्रांतिकारी का जिन्होंने नारा दिया, तो उसमें से एक बहुत फेमस है भगत सिंह का नारा। भगत सिंह का जो कि है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे में तो सिर्फ जानें उठाई जाती है। तो ये भगत सिंह का फेमस नारा था। और भी है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल अजमादी का है। ठीक है। अगला है आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। तो सुभाष चंद्र बोस। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। राख का हर कण मेरी गर्मी में गतिमान है, यह एक ऐसा पागल है जो जेल में भी आज़ाद है। भगत सिंह का नारा है। भगत सिंह का नारा है। ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब फेमस सब कोटेशन है जिन्होंने दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, यानी कि वह कौन सा पक्षी है, मात्र एक पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो उस पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, किसी भी डायरेक्शन में वो उड़ सकता है। ठीक है। इसे गुंजन पंछी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है पता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। हमिंग बर्ड वही तो आगे पीछे कहीं भी दौड़ सकता है। ठीक है। चलिए अगर स्पैरो की बात करें तो इस पर गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। पेंगुइन की बात करें तो ये उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो कि अटलांटिक में पाए जाते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा है, यानी कि पूरी तरह किसके पे डिपेंड था? तो भारतीयों पे था। ठीक है। तो इसमें बात करें तो ये कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। जिसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला लाजपत राय। लाजपत राय और दयाल सिंह किया था। दयाल सिंह किया था। लाल हरि किशन था, लाल चंद्र था, इसके द्वारा किया गया था। अगर इसमें पूछा जाए कि कब किया गया था तो ये किया गया था 1894 में। कब किया गया था? 1894 में। अगर पूछा जाए कि भारत में पहला विदेशी बैंक कौन था तो उस बैंक का नाम था HSBC। HSBC। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत से बाहर भारत का पहला बैंक कौन था तो वो था SBI। कौन? SBI बैंक था। अगर पूछा जाए कि ATM शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन था तो वो बैंक था कौन? HCBC। ये कब स्टार्ट किया था ATM पहला बात? तो
1987 में। कब किया गया था? 1987 में। अगला क्वेश्चन, देना बैंक की बात करें तो देना बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंकों में आता है। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्मेड द पीपल्स प्लान एंड इकोनॉमिक्स, ये जिसको कहते हैं आर्थिक योजना प्लान, किसने तैयार किया था? तो इसको तैयार किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। अगर पूछा जाए कि भारत में आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुआ था, तो 1977 में आरंभ की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर ये योजना इकोनॉमिक्स प्लान की बात करें तो एम.एन. रॉय ने इसको 1954 में इस प्लान के बारे में यानी कि योजना बनाया था। ठीक है, अगर बोला जाए कि यानी कि राष्ट्रीय योजना सहमति कब हुई थी, तो ये 1938 में हुआ था। और एक फेमस योजना है सर्वोदय योजना, जिसका कि प्रकाशन किया था, संगठन कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की स्थापना की थी। कब? तो 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? कंप्यूटर वायरस नहीं है, लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइथन। पाइथन क्या है कि कंप्यूटर वायरस नहीं है, लेकिन ये क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है, भाषा है। क्या है? भाषा है, कंप्यूटर का भाषा है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक छोटा जो है दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो किसी भी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर जो है उसका इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी में प्रवेश कर जाता है। कुछ वायरस का नाम है, जैसे हो गया बॉम, ठीक है, मालवेयर का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है। ठीक है, मालवेयर, ट्रोजन, ये सब क्या है? वायरस है। ट्रोजन है, की लॉगर है, ये सब भी क्या है कि वायरस है। ठीक है, स्पाइवर है, हैकर है, क्रैकर है, पासवर्ड क्रैकिंग है, चिपेज, ये सब क्या है? सभी वायरस है। और ये सब भी वायरस है, सिर्फ पाइथन को छोड़कर। पाइथन क्या है? तो कंप्यूटर का भाषा है। C++, जावा, ये सब क्या है? कंप्यूटर का भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द को सृजित किया था? किस वैज्ञानिक ने जियोग्राफी शब्द का सृजन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरोस्टोनेज। क्या हो जाएगा? एरोस्टोनेज ने क्या किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का यानी कि सृजन किया था। अगर हेरोडोटस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? हिस्ट्री का नामक किताब का इन्होंने नामकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। कैसा लेंस? अवतल लेंस। हाइड्रोमाइफोबिया किसको कहते हैं? तो जब दूर दृष्टि हो तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? क्या इसमें इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अब देख लेते हैं, निकट में कितना लेटर है? 3। तो इसका जो निवारण के लिए होगा तो उसके लिए एक इसमें जोड़ के 4 लेटर वाला होगा, यानी कि 4। अवतल में कितना लेटर है? तो 4 लेटर है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा? तो अवतल। अब जैसे दूर में कितना लेटर है? 2 है, इसमें एक जोड़ेंगे 3। तो
तीन, इसका निवारण के लिए 3 अक्षर वाला जो लेंस होगा उसका प्रयोग होगा। तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में कितना अक्षर है? तो 3। याद हो जाएगा। निकट रहे तो अवतल और दूर रहे तो उत्तल। क्योंकि अवतल निकट में 3 अक्षर है तो इसमें एक अक्षर जोड़ेंगे 4, तो 4 में अवतल। दूर में 2 अक्षर है, दूर में 1 जोड़ेंगे 3, 3 अक्षर का क्या है? तो उत्तल है। तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि पेसोफोबिया क्या होता है, तो ऐसे दृष्टि में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है, व्यक्ति को क्या होता है कि ऐसे रोग में व्यक्ति को क्या होता है कि वो जो है क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि यानी कि ना तो दूर का ना तो नज़दीक का ठीक से देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये सब आँख के बारे में था। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या के समान विशेषता रखती है। क्या क्या है? 39 है, 43 है, 59 है, 43 है, 89 है। तो इसी में से उस संख्या को चुनना है। ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनमें से जो अभाज्य है उसको चुनेंगे। 89 तो कट जाता है, ये अभाज्य नहीं है। 79 नहीं कटता है, तो 79 राइट आंसर होगा। 87 भी करता है और 96 भी करता है, तो कौन नहीं करता है? तो 79। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79। अगला क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 15 डिग्री का मान देखते हैं लड़का क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। 1 नंबर इम्पोर्टेंट होता है। जब 0.25 से आप नौकरी छूटेगा तब 1 नंबर का महत्व पता चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है? साइन किसका मानना है? 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो करना है। साइन 45 माइनस 30 कर दिए। ठीक है, अब जब इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा? साइन 45 इंटू कोस 30, फिर माइनस हो जाएगा कोस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या कर देंगे? सबका वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2। और कोस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2। और माइनस था तो माइनस, फिर कोस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1/√2। और 30 साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1/√2। बस इसी को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें भी √2, इसमें भी 2√2, तो क्या हो जाएगा लघुत्तम? 2√2। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? एक इसको गुना करेंगे तो √3, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया? √3 माइनस 1। राइट आंसर क्या हो गया? √3 माइनस 1, और नीचे क्या हो गया? √2। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह का सवाल छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द आउटर एंड इनर रेडियस, कोई गोलाकार है, उसका आउटर इनर रेडियस पार्ट दिया गया है, कितना है? 2a और b है। देन इट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट। तो कह रहा है कि इसके अंदर का स्क्वायर का यूनिट का एरिया क्या होगा? तो क्या करेंगे? वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो एरिया है इसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्ताकार एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। कैपिटल R कहाँ? तो ये बड़ा वाला ले लिए कैपिटल R, और इसके अंदर जो छोटा बनेगा
इसको ले लिए स्मॉल आर, तो ये एरिया निकालना है। तो बड़ा में क्या किए, छोटा वाला को घटा दिए। अब यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या दिया है 2a, तो ये पाई हो गया, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर का वैल्यू क्या दिया है b, तो b का स्क्वायर, ठीक है, b का क्या हो गया स्क्वायर। और जब ये फिर इसको स्क्वायर से ये करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता था 4a माइनस बी स्क्वायर, यही हो गया आंसर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। बस यही करना था, 1 नंबर लाना था। तो क्वेश्चन आसान रहता है, बस बनाने का एक बार आप प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, यदि 1/3a इक्वल टू 1/4b इक्वल टू 1/5c, तो a b c का रेशियो पूछा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 के यहाँ पे ले लेते हैं कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो a बराबर 3 b बराबर ले लेते हैं कितना हो जाएगा 4 a कितना हो जाएगा 4 c ले ले तो c बराबर क्या हो जाएगा 5 अब पूछा क्या है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो क्या है। तो सबका वैल्यू बैठा देंगे 3k/4k/5k, तो के सब में सब क्या 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 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 3:4:5, 3:4:5 ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहुत आसान होता है ऐसे सवाल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर आएगा। तो क्या क्या है, 8 है, 17 है, 35 है और 71 है। तो क्या किया गया है हम देखेंगे, क्या गया है कि 2 गुना करके 1 जोड़ा गया है, 2 से गुना प्लस 1, 8 दूना 16 1 17, फिर 2 गुना प्लस 1, 2 से गुना प्लस 1 क्या है 17 दूना 34 1 35, उसी तरह 35 दूना 70 1 71। तो अगला हम भी करेंगे क्या 71 गुना 2 प्लस 1, 71 दूना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 142, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 के वैकेंसी के एग्ज़ाम हुए थे 2020, 21 और 22 में। तो हम लोग देखेंगे आज 18/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ मिलेगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम के एलपी टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर, एलपी सीबीटी 2 सीबीटी 1 दोनों और एनटीपीसी के, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज इससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 14 व्यक्ति ए वस्तु को खरीदता है। ए वस्तु कितने व्यक्ति खरीदते हैं 14 वस्तु, जबकि 13 व्यक्ति बी वस्तु को खरीदता है। 13 किसको खरीदता है, बी को खरीदता है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो दोनों वस्तु को खरीदते हैं। 2 व्यक्ति क्या है कि किसको खरीदता है, ए प्लस बी दोनों को खरीदता है। तो पूछा गया कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है। तो व्यक्ति का कुल संख्या कितना हो जाएगा 14 + 13 कितना हो गया 14 + 13 27। लेकिन 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको भी खरीदे हैं, ए को भी खरीदे हैं और बी को भी खरीदेंगे। तो इसको क्या करेंगे 2 को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 व्यक्ति हैं टोटल परचेज करने वाले, खरीदने वाले व्यक्ति कितने हैं 25। 25 कैसे हुआ, क्योंकि ए और बी को 2 व्यक्ति ने खरीद लिया था, ठीक है, तो इसीलिए 2 यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या होता है। दिशा का पूर्ण रूप होता है डिजिटल साक्षरता अभियान। क्या होता है,
डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 हो तो साइन पर पावर 8 थीटा प्लस कॉस पर पावर 8 थीटा का मान क्या होगा। तो देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे नीचे 1 लेके लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। अब ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, सब जगह स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे 2 साइन थीटा को इस पार ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे और एक स्टेप बढ़ेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा a प्लस बी का स्क्वायर कर दिए। मान लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर किया तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही वैल्यू आएगा इक्वल टू 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा तो माइनस इधर 0, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा का 0 माइनस में उस पार ले जाएंगे तो प्लस में होगा 1। तो साइन थीटा किसका वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, किसका साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यानी कि अब थीटा का वैल्यू मुझे पता चल गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90, तब वैल्यू क्या कर देंगे वहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं वैल्यू। पूछा क्या गया था हमें साइन पर पावर 8 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक ए पर पावर 8 थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन का वैल्यू कितना 1, 1 पर पावर कितना 8, कोसेक का वैल्यू कितना, कोसेक का वैल्यू की भी कितना 1 पर पावर कितना 8, 1 पर कितना भी पावर है तो क्या होगा 1, और 1 में कितना भी पावर है तो 1, जोड़ देंगे कितना हो गया 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो सवाल कुछ भारी नहीं था, ऐसे सवाल छोड़ के जाना नहीं है, बनाना है इसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2018-19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का अग्रिम देश था, तो दूसरा देश कौन था। तो इस भी पूछ रहा है 2018-19, यानी कि ये बैक का क्वेश्चन है, वर्तमान का नहीं पूछ रहा है। तो सेकेंड स्थान पर उस समय कौन था रूस, पहले में कौन था तो संयुक्त राज्य और सऊदी अरब, सेकेंड में कौन था रूस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फारसी विद्वान अल बुरैनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था। तो किसके साथ आया था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, किसके साथ आया था मोहम्मद गजनी के साथ, गजनबी के साथ भारत आया था। अल बुरैनी की बात करें तो रीवा के निवासी थे, किस देश के निवासी थे रीवा, किस देश का रीवा का निवासी था, रीवा एक देश है उसके निवासी थे, ठीक है। अगर इब्न बतूता की बात करें तो वो कहाँ का था मोरक्को का था, मोरक्को का था। अगर वो किसके शासनकाल में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता को रहला नामक पुस्तक भी लिखा है,
कौन सा पुस्तक? रेहला नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने यात्रा के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहा है कि a पर पावर 3 प्लस b पर पावर 3 अनुपात a पर पावर 3 माइनस b पर पावर 3 का रेशियो दिया हुआ है 185 इंटू 158। तो a प्लस b का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें योगांतर अनुपात लगा देंगे। क्या लगा देंगे? योगांतर अनुपात। तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। ठीक है, इसमें योगांतर में होता है क्या कि जो माइनस वाला रहेगा उसको प्लस से, जो प्लस वाला रहेगा माइनस से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब और नीचे हो जाएगा माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इधर क्या बाकी बचा? क्या 185 बट्टे 185। इधर क्या हो जाएगा? 158 एक बार प्लस एक बार माइनस 158। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 2a पर पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 2b पर पावर 3। जब इसको जोड़ेंगे 185 और 158 को तो कितना हो जाएगा? 343। और जब नीचे वाले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये किसी न किसी का क्यूब है। अगर देखा जाए तो 343 ये किसका क्यूब है? 7 का। और 27 किसका है? तो 3 का। इस पर पावर 3। तो यहाँ से वैल्यू निकल गया, यहाँ से वैल्यू क्या हुआ? निकल गया कि ए पर दो तो ऊपर नीचे दोनों में था, दो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ए पर पावर 2 बी ये था पर पावर 3, इधर क्या आ गया? 7/3 पर पावर 3। 2 दोनों में तो कैंसिल, ए बटे बी पर पावर 3 और इधर क्या हो जाएगा? 7/3 पर पावर 3। पावर दोनों का सेम है तो कैंसिल। तो ए और बी का अनुपात निकल गया। ए और बी का अनुपात कितना निकल गया? 7/3। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। इस सबको क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन जोड़ आसान नहीं है क्योंकि दशमलव है। तो दशमलव को ध्यान देना है कि दशमलव, हाँ, सबका दशमलव एक जगह है। ठीक है, जैसे पहले क्या 1 2 5 4, इसमें दशमलव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है 125.4। ठीक है, तो 125 1 2 5.4 तो 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना है? 12.54। तो दशमलव यहाँ 5 4 इधर बचा क्या? 12। दशमलव सबका एक सामने होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। उसके बाद है 1.254। तो एक हो गया 0.254। अब सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 दशमलव के बाद दे सकते हैं। जोड़ देंगे। अब कितना हो गया? अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना होगा? 4 5 9 और ये कितना हो जाएगा? 1। इधर क्या हो जाएगा? 4 5 9 और 2 11 1 12, एक बचा था 13 की 3। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 4 5 9 अब फिर क्या हो जाएगा? 3 फिर 1, यानी कि 13.194 तो इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि दशमलव सबका एक सीध में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पास आउट को लिखा गया है RECCUNMER लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में डोमिनेट को क्या लिखा जाएगा? तो पहले सबको हम लिख लेंगे। क्या है? PASS
PORT, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा है RCUUNMPR लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें पकड़ना है कि किस तरह कोडिंग किया गया है। तो पता चल रहा है कि P से R हुआ है। P होता है 16, R होता है 18, यानी कि 2 का प्लस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? 2 का प्लस हुआ है। फिर A से हुआ है C, तो A का होता है 1, C का होता है 3। यहाँ भी क्या हुआ है? 2 का प्लस हुआ है। इसमें भी क्या हुआ है? 2 का प्लस। फिर यहाँ पे क्या है? S, यहाँ पर U, S होता है 19, U होता है 21। यहाँ पे भी क्या है? 2 का प्लस हुआ है। ठीक है, फिर S, फिर U, फिर क्या हुआ है? 2 का प्लस हुआ है। हम देख रहे हैं कि 2 का प्लस हो रहा है। कितने बार हुआ? 4 बार। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर है P और इधर है N, तो P से N क्या हुआ है कि 2 माइनस हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि 2 का माइनस हो रहा है। P से हो रहा है, फिर O से हो रहा है M, फिर क्या हो रहा है? 2 का माइनस हो रहा है। फिर R से हो रहा है, R से हो रहा है P, तो फिर क्या हो रहा है कि 2 का माइनस हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि 4 बार 2 का प्लस और 4 बार 2 का माइनस हो रहा है। तो वही हम भी करेंगे, देखते हैं क्या आएगा आंसर। क्या है? DOMINARNT। अब हम लोग भी वही करेंगे जो पिछले पैटर्न फॉलो किया था। डी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? डी में 2 जोड़ेंगे तो डी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? F। ओ में 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 2। ओ होता है 15, F 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में क्या आता है? Q। M में 2 जोड़ेंगे, M 13, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। I में भी 2 जोड़ेंगे, I होता है 9, इसमें 2 जोड़ेंगे तो K। अब 4 में 2 का प्लस कर दिए, अब इधर क्या करेंगे? 2 का माइनस करेंगे। N में 2 जाएगा, N होता है 14, 14 में 2 गया 12, 12 में क्या होता है? K होता, 12 में होता है L होता है, 12 में क्या होता है? L होता है। फिर A में 2 माइनस करेंगे, A होता है 27, 27 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? Y का 25, 25 में क्या होता है? Y। फिर क्या है? N होता है 14, 14 में 2 जाएगा तो क्या होगा? L होगा। ठीक है, फिर होता है T में 2 जाएगा, T होता है 20, 2 में जाएगा तो कितना हो जाएगा? R। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? FQOKLYLR, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? कुना किस देश की मुद्रा है? कुना की बात करें तो एक किसका मुद्रा है? तो क्रोएशिया का मुद्रा है। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? कीवा। ये अभी बहुत ही फेमस है क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, तो जो करंट अफेयर में हो सकता है उस सब बातों में ध्यान देना है। अगर संयुक्त राज्य अमीरात की बात करें तो यहाँ का मुद्रा क्या है? यहाँ की है दिरहम। केनिया की बात करें तो केनिया की मुद्रा क्या है? केनिया का मुद्रा है सीलिंग। क्या है? सीलिंग। अगर सूडान की बात करें तो सूडानी पाउंड है। क्या है? सूडानी पाउंड। तो मुद्रा कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो कुना किस देश का मुद्रा है? क्रोएशिया का। किसका? क्रोएशिया का। तो ये सब आप लोग याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि वित्तीय सेवाओं में सस्ती अधीनता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया था? सबको पता होगा कौन सी योजना का शुरुआत किया होगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत किया गया था। किसका शुरुआत किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। जितने भी योजना है उसे एक बार देख के जाए, एग्जाम में एक ना एक पूछ ही देता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय को वास्तविक कारण किसने माना था? तो इसको किसने माना था? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। अंग्रेज जो बंगाल विभाजन किए थे उनका 1905 में उसका मेन मकसद था कि अगर एक रहेगा तो हम इसे कुछ नहीं कर पाएंगे। बंगाल को जैसे विभाजन किया, जैसे बंगाल में कुछ करेंगे तो बिहार वाले को कोई मतलब नहीं, अरे यार बंगाल को कर रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसी नीति को अपनाई कि अगर भारत में राज करना है तो पहले इसको तोड़ो, उसके बाद इसमें राज कर सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का घोषणा कर दिया था। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन जो है, बंगाल के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हो गया बंगाल विभाजन के विरोध में, जिसको कहते थे स्वदेशी आंदोलन, जिसके तहत क्या हो गया कि विदेशी कपड़े हो गए, ठीक है, इन सब का बहिष्कार किया गया था, रोडों में लाके जलाया गया था कपड़े सबको। तो बंगाल विभाजन के समय जो होता है कौन सा आंदोलन हुआ था ये पूछा जाता है, तो कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, कहीं भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वन जो ख़त्म हो रहा है उसका क्या कारण है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेजर फैक्टर क्या है? तो उसका मेजर फैक्टर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि कृषि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जंगल को साफ करते हैं, जैसे झूमिंग कृषि हो गया, ठीक है, जैसे आग लगा के जंगल को साफ किया जाता है, फिर वहाँ पे खेती किया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो जंगल तो एक दिन में पैदा नहीं होता है, लेकिन एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मेजर कारण क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कारण ही फॉरेस्ट विनाश हो रहा है, क्योंकि खेती करने के लिए क्या चाहिए? समतल भूमि चाहिए, पेड़ उड़ काट के उसे खेती योग्य बनाया जाता है। और खेती क्यों चाहिए? खेती तो चाहिए कि अनाज के लिए। अनाज क्यों चाहिए? क्योंकि आबादी बढ़ रहा है। सबसे अगर मेजर प्रॉब्लम की बात किया जाए तो सबसे मेजर प्रॉब्लम होना चाहिए पॉपुलेशन। कोई भी चीज़ का सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रहेगा तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो फिर हमारे संसाधन हाथों से बेहाथ होते जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? कहता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? विश्व पर्यटन संगठन ये तो है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये तो संगठित है, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ठीक है, आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये भी है। लेकिन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो यूएनओ में है। इस संगठन के बारे में कुछ नहीं किया गया है कि कई देश अगर किसी के पास अगर रक्षा करने का सामान नहीं है तो हम उसे 2-4 परमाणु बम दे दे, ऐसा नहीं है, ऐसा वर्णन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ऐसा नहीं है। यूरोपीय संघ सांख्यिकी कार्यकाल, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन यूरोपियन यूनियन ये भी संगठन है, लेकिन ये संगठन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड स्वयं व और एक हो वह क्या कहलाती है? तो ऐसे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट, ये सब वो संख्याएं कि इसमें किसी से भाग नहीं लगता है, सिर्फ एक से भाग लगेगा। और स्वयं जैसे 5 है तो 5 में किससे भाग लगेगा? तो सिर्फ 5 से लगेगा और 1 से। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 में सिर्फ 3 से भाग लगेगा और 1 से। तो ऐसे संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे कि देख रहे हैं 2 3 5 7 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सब जितने हैं क्या है वो भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में उस अक्षांश से समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न के स्थानों पर आ सकता है। तो क्या है, Z1 X4 V9 T16, T कितना है 16। तो आगे पूछा है कि क्या आएगा। तो इसमें क्या किया गया है देखते हैं। यहाँ Z से X हुआ है यानी कि 2 का माइनस हुआ है, X से क्या हुआ है V 2 का माइनस, V से T 2 का माइनस, तो T से भी क्या हो जाएगा, T में 2 माइनस करेंगे तो R हो जाएगा। सब स्मॉल में है तो हम भी स्मॉल में लेंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, तो अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा R25, क्या हो जाएगा R25, ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ गए, अल्फ़ाबेट में 2 2 का कमी हुआ है और जो डिजिटल लेटर है इसमें स्क्वायर किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि J का मान 25 है तो गेम को लिखा गया है 65, तो पूछा गया है कि BASIC को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि J का वैल्यू कितना होता है, J का अगर वैल्यू अगर पता करें तो ये 10 होता है, कितना होता है 10। अगर इसका वैल्यू करें तो कितना होता है, G होता है 7, A होता है 1 और M होता है 13 और E होता है 5। तो सबको जोड़ देंगे, 7 1 8, 8 5 13, 13 दूना 26, इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया 26। तो यहाँ एक पैटर्न हमको पता चल रहा है, ये हो गया 10, इसका हो गया 26। तो इसका एक पैटर्न पता चल रहा है कि इसका 2.5 गुना है, 25 कितना है 2.5 गुना है 10 का, 26 का भी क्या है 25 2.5 गुना है। 26 को अगर 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा। तो उसी तरह हम बेसिक का भी निकाल लेंगे। बेसिक का होता है B का 2, A का 1 और S का होता है 9 और I का होता है 9 और C का होता है 3। सबको जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 और कितना हो गया 22, 22 9 हो गया 31, 31 3 कितना हो गया 64। अब 64 को क्या करेंगे 2.5 से इंटू कर देंगे, 64 को 2.5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 को 34 को 2.5 से इंटू कर देंगे तो कितना हो गया 34 दूना 68 और इसका आधा कितना होगा 17। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8 7 15 की 5, हासिल बचा 1 और 1 2 2 8 85 द राइट आंसर होगा। क्या किया कि उसका फेस वैल्यू को 2.5 से इंटू कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्या करा है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिपॉजिट इज द रेट ऑफ 10% पर annum, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू 1.62 लाख, what is the value of the machines 2 years ago। कह रहा है कि किसी मशीन का अभी वैल्यू कितना है 1,62,000, ठीक है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज है 10% यानी कि 10% हार्स होता है हर एक साल। तो पूछ रहा है कि 2 साल पहले उस मशीन का कीमत क्या होगा, 2 साल पहले जब खरीदा होगा तो उस मशीन का कीमत क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाना बहुत ही आसान होता है। ऐसे सवाल छोड़ के आगे ना बढ़े तो किस तरह करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जितना है कितना है 162, ठीक है 1,62,000। अब इसी को क्या करेंगे 100 ऊपर जाएगा और जितना डेप्रिसिएशन चार्ज है कितना है 10% पर एनम, तो 10 यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा तब 90। कितने साल बाद पूछा है,
कितने साल बाद पूछा है तो 2 साल, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, बस सवाल बन जाएगा। क्या क्या हो गया 162,000, इधर क्या हो जाएगा 100/90, 100/90 कितने बार है, स्क्वायर है तो 2 बार, तो 100/90 2 बार। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1010 से 1010 कैंसिल, 9 से कटा देंगे तो 9 से कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18 बार में कटेगा। इससे कितने बार में कटेगा, इससे वो कटेगा 2 बार में। तो अब क्या हो गया 2 और इधर भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ 5, यानी कि 2 पर 5 जीरो हो गया, 2 पर कितना जीरो हो गया 5 जीरो, यानी कि 2 लाख 2 साल पहले उसका वैल्यू होगा। समझ गए सवाल को क्या करना है, कुछ नहीं था, जब माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस कर देना है, अगर 2 साल पीछे का वैल्यू पूछता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्नेक का अध्ययन किया जाता है ऑप्टोलॉजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 2√4 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा का वैल्यू दिया है, भुजा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2√4 करनी 4√3। अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा √3/4 अब भुजा स्क्वायर, भुजा का वैल्यू क्या हो जाएगा, भुजा का वैल्यू हो जाएगा 2 करनी 4 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा √3/4, इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4। ठीक है, और यहाँ √3 था, यहाँ पर 2, यानी कि 2 से तो 2 चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या रह जाएगा 2√3, तो 2√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/1/2। क्या लिख सकते हैं 3/1/2, या फिर इसको हम लोग ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, या फिर इसको √3 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √3 भी लिख सकते हैं। तो √3 यहाँ पे और ये यहाँ पे √3 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ गए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नाम के पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है नहीं है, तो इसमें 3 है 1 नहीं है, तो उसमें कौन होगा लखनऊ नहीं है, कावेरी है, आगरा है और दिल्ली है। इसका कौन हिस्सा नहीं है तो लखनऊ नहीं है। ठीक है, अगर इस गोल्डन ऐतिहासिक शहर की बात करा जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो दिल्ली आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं दिल्ली आता है, आगरा आता है, जयपुर आता है और कावेरी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष की गई थी, तो ये कब किया गया था, तो 1992 में इसकी घोषणा किया गया था संयुक्त राज्य के। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात की स्थापना किया जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें कितने देश उस समय यानी कि शामिल थे, तो 50 देश।
ठीक है, कितने देश? 50। 51वां देश कौन बना था? तो पुर्तगाली बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।